सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुँच चुकी हैं। जो जमातें हैं वो इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है। साथ ही साथ बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी हम देख रहे हैं अरूज पर पहुँच चुका है और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से अलग हुई है, ज़ाहिर वो मुस्लिम लीग नून पर और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती नज़र आती है। कुछ डील की खबरें भी ज़ाहिर आपने देखा कि पिछले दिनों बातें हुई जिसका सख्ती से अपने अल्फाज के ज़रिए कल मरियम नवाज़ को ये इम्कान जो है वो पड़ा कि कोई डील हम नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई डील करेंगे। आज बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने नाम ला लेकर ये कहा कि ये वो लोग हैं जो कहते थे कि आर या पार होगा, आज यही लोग पाँव पकड़ने पर आ गए हैं। ये जो एक नैरेटिव है, ये जो एक पीपल्स पार्टी का एक कहना है कि हम यहाँ पर अदालतों का सामना कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसा कुछ नहीं है और वो सब कुछ सेटल कर रही है। नहीं चाहते, पीडीएम नहीं चाहती कि हुकूमत गिरे। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, पहले आती हूँ फिर इस पर बात करेंगे। अपने मुखालिफ को मिलने के लिए सियासी मुखालिफ हम तो जेल तक पहुंचे कि पूरे पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा अगर हमें सिलेक्टेड को भगाना पड़ेगा। हम तो जेल तक पहुंचे और हमने तो कहा कि देखो अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। वो तो यही बुज़दार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। जी, हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। ये पीडीएम नहीं चाहती कि हुकूमत गिरे, ये चाहती है कि रहे। नहीं चाहते कि इमरान खान जाए, ये सिर्फ कहते हैं लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं चाहते हैं। ये एक इल्ज़ामात की बौछार है और ये समझती है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कि ऐसा ही कुछ है जो हम भुगत रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून नहीं भुगत रही है। क्या वाकई ये डील है या क्या मामलात है, इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं। और सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल बड़ी करारी आवाज़ आ रही है आपकी। सर जी, ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है डील? मुखालिफ नजरियाती हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया रिजवान साहिबा, अगर हम डील करने वाले होते तो हमारी हुकूमत ही ना जाती, नवाज शरीफ साहब भी बाहर ना जाते, यानी उनको ही वो अकामा पे जो है वो वजारत उज़्मा से हटा ना दिया जाता, फिर वो जेल ना जाते। हमारा कौन सा लीडर है जो जेल नहीं गया? नवाज शरीफ साहब बेटी समेत, मरियम नवाज़ यानी, फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब, फिर उनके बेटे हमजा शहबाज, सब जेल गए हैं। आप देख लीजिए बाकी अपना ख्वाजा साहब, साद रफ़ीक साहब, सारे लोग जेल ही तो गए हैं। मैं तनकीद तो ज़ाहिर है जब इंतखाबात के लिए मैदान में पार्टियां अपने अपने प्लेटफॉर्म से उतरती हैं तो तनकीद तो करती हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद मुझे करनी चाहिए कि तनकीद शाइस्ता होनी चाहिए। अच्छा, मेरी पार्टी वाले भी गैर शाइस्ता तनकीद ना करें, बिलखुसूस पीडीएम से जाने वाली पार्टियों पर। इवन कोई गाली गलोच और कोई फजूल बात जो है वो हम नहीं करेंगे पीटीआई के खिलाफ भी। तो बाकी लोगों को भी चाहिए कि अखलाक के दायरे से बाहर ना निकलें, तनकीद ठीक करें। अब जैसा अभी आप सुना रही थी बिलावल बात इखलाक से घिरी हुई है, वो तो कह रहे हैं कि पीडीएम नहीं चाहती कि हुकूमत जाए, हुकूमत गिरे। ये पीडीएम का नहीं है। नहीं, मैंने एक उसूली बात की है। अच्छा। अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं, हाँ। बच्चों की जगह हैं, लेकिन बहरहाल अपनी पार्टी के वो लीडर हैं, बिल्कुल ठीक है, लीडर हैं, चाहे जवान हो। और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो
ग्रे हेड ओवर ग्रीन शोल्डर्स। तो अगर ऐसा भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिलावल साहब कितने दिन जेल गए हैं, अगर अच्छा। वो नहीं गए और मैं ये कहूँ कि ये उन्होंने डील की है तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मैं नहीं उनके वालिद साहब तो गए हैं ना, और आज भी उन्होंने अदालत गए हैं, अदालतों का सामना भी कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया तो वो तो मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ वो गए। खुर्शीद शाह साहब अभी तक हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सब लोग गए और साल से कम तो कोई रहा नहीं है। बेटा जो शहबाज शरीफ साहब का है, हमजा शहबाज साहब, वो 1.5 साल रहे बगैर किसी खास इल्ज़ाम के। और अभी आप देखें ना, फैसला आ गया लाहौर हाई कोर्ट का ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, कोई बात ही नहीं है उनके खिलाफ, और उनको भी जेल में जनाब साल भर रख दिया। चलें, क्यों? तो सिद्दीक साहब आपका पॉइंट आया। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, अगर वाकई तन पीडीएम नहीं चाहती है कि जी हुकूमत गिरे, इमरान खान जाएं, तो ये तो हुकूमत के लिए अच्छा है, और वैसे भी हुकूमत 3 साल तो निकाल चुकी है, 2 साल बाकी हैं। आप लोगों की असल चैलेंज तो महंगाई है, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत उसको भी कोई चैलेंज समझती है, उसको भी बहुत ईजी ले रही है। जी कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नदीम कुरैशी साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। लगारी साहब, ये जो इल्ज़ामात हैं, ऑपोजिशन को जो किरदार अदा करना चाहिए था, आपके ख्याल में इस ऑपोजिशन ने किया है या हुकूमत को आसानियाँ ही फराहम की हैं कि करें आराम से हुकूमत? देखिए, जिस तरह से पीडीएम की उठान थी सितंबर में, और जिस तरह से डेट पर डेट दी जा रही थी, और जिस तरह से जलसे हो रहे थे, जिस तरह से जलसा हुआ गुजरांवाला का, फिर कराची का जलसा, फिर पेशावर का जलसा, मुल्तान का जलसा, क्वेटा का जलसा, इन जलसों के अंदर एक फ़िज़ा बनी हुई थी। लाहौर के जलसे के बाद फ़िज़ा में एक मसला पैदा हुआ और अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों है। हुकूमत कहती रही कि यहाँ पर लोग नहीं थे जलसे के अंदर, हमने विजुअल देखे थे, अच्छे खासे लोग थे, लेकिन ज़ाहिर है बड़े बड़े जलसे और भी हो चुके हैं, उन जलसों के मुकाबले शायद ना हों, लेकिन बहरहाल एक बड़ा जलसा था। उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि जनाब एक महाज ये है कि जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है, चलें दूसरा महाज खोलते हैं, हम पार्लियामेंट का रुख करते हैं और जाकर वहाँ पर कौमी और सूबाई असम्बलियों में अदम एतमाद की तहरीकें ले जाते हैं। पंजाब असम्बली में जाते हैं और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले जाते हैं। आप कौमी असम्बली में जाते हैं, वहाँ तहरीक अदम एतमाद ले जाते हैं, और नंबर जो है वो उस पर बात हो रही थी। टेस्ट केस रखा गया कि जनाब यूसुफ रज़ाक गिलानी को लाया जाए और उन्हें बनाया जाए, उनको पहले तो मेंबर मुंतखब कराया जाए। ये हुकूमत की बहुत बड़ी सुबकी थी और फेलवर था, जिसकी वजह से उसके अगले दिन जो है वज़ीर आज़म को ख़ुद एतमाद का वोट लेना पड़ा। तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, और जिस तरह से खेल खेला जाता है, मैं जो बिसात बिछी हुई थी, चालें चली जा रही थी, और लग रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको डिस्टेबलाइज कर लिया जाएगा, और बड़ा माहौल भी पैदा हो गया था। ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन के कार्ड तो सारे ज़ाहिर हो गए थे, और अब भी जहांगीर तरीन के कार्ड ज़ाहिर हैं, मौजूद हैं, और हुकूमत भी उसी सूरत हाल में डील कर रही है जहांगीर तरीन से। जिस तरह से अली तरीन को बुलाया गया है, जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई भी अपने लोगों को तंग करने में कोई वो पसोपेश से काम नहीं ले रही है। सही है। अच्छा, या तो सबके साथ होता, चीनी चोरू में बहुत से लोगों के नाम थे, सबके नाम आप ले लेते कि जनाब ये सारे के सारे आ जाएं ऑनलाइन, लेकिन हाईलाइट तो तरीन साहब ही हुए। तो तरीन साहब को ही लिया गया और उनको किया गया। अब उनके बेटे के खिलाफ जो है एक सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी पीडीएम के पास। सही। पीडीएम का झगड़ा वहाँ हुआ जब ये सारे मामला तय हो गए, चेयरमैन सेनेट का भी वो हो गए, इलेक्शन जीत गए, जनाब जो थे संजरानी साहब जो हैं, सादिक संजरानी साहब, वो जीत गए और यूसुफ रज़ाक गिलानी हार गए। तो अब आया मामला लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला भी मेरे ख्याल में उसके तलखी यूँ पैदा हुई
सबसे पहले हमारे दोस्त ने, हमारे अज़ीज़ दोस्त ने ये बात सामने लाई कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो अफराद के ख़िलाफ़ जो FIR थी, उन लोगों को बचाने के लिए जो मरकज़ी किरदार था वो आज़म नज़ीर तारड़ का था। ये हमारे दोस्त जो है वो सुहेल वड़ाई साहब ये बात अपने एक कालम में लाए। फिर उसके बाद ये बात आगे बढ़ी, लोगों को इल्म में आया कि जनाब PTI मुस्लिम लीग नून जो है ऐसे कैंडिडेट को ला रही है सामने, अगर उसको पीपल्स पार्टी कबूल करती है तो पार्टी के अंदर ही वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मास्टर्स तो रहे एक तरफ कि जो बेनज़ीर के कत्ल में मुलव्वस लोगों को बरी कराने वाले हैं वो आ रहे हैं उनकी जगह पर, और उनको पीपल्स पार्टी वोट देकर कामयाब कराए कि जनाब आप लें। तो फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम ठीक है जाहिर है ये सारा कुछ हुआ। तो अब उसके बाद की जो सूरत हाल है वो तो फिर दोनों अलग अलग होते गए। फिर नोटिस जारी किया गया और शोकाज नोटिस पार्टियों को कोई पार्टी नहीं दे सकती है ना। ये तो एक जो वो होता है, बॉस होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट को देता है। तो ये सबॉर्डिनेट तो नहीं थी कोई पार्टी भी, और उनको बाकायदा शोकाज नोटिस, और कहा गया मीडिया के ऊपर ये शोकाज नोटिस हम जारी कर रहे हैं। और शोकाज नोटिस जब किसी को जारी होता है तो अल्टीमेट होता है कि भाई इसके खिलाफ, इसके बाद जो है अगर आप मुतमईन नहीं कर सके तो आपको निकाल दिया जाएगा, और अमलन उन्हें निकाल दिया गया। सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट देंगे लगारी साहब। ऐसा ही कुछ हुआ और लग रहा है कि फासले अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब इन फासलों को समेटने में कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा जो अपना किरदार अदा करे। लेकिन नदीम कुरैशी साहब से ज़रा बात करें। कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले तो बताइएगा। जी मुझे आवाज़ आ रही है। नदीम साहब, ये डील की बातें जो की जा रही हैं, ये मुस्लिम लीग नून ने किससे डील की है? आप लोगों से डील की है, किससे डील की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, एक तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सदीकुल फारूक साहब ने बड़ी माशाल्लाह अखलाक मोहब्बत से भरी हुई बातें की हैं। यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी चीजें इतनी अच्छी हो जाती हैं। भारत साहब ऐसे हमेशा ऐसी बातें करते हैं कुरैशी साहब। पीपल्स पार्टी और PMLN और ये जितने भी लोग हैं, इनका इत्तेहाद गैर फितरी था। इसका अंजाम यही होना था जो हुआ। लेकिन मैं एक चीज मुझे समझ नहीं आती, मैं आज भी ये देख रहा हूं कि बिलावल साहब पहले मरियम नवाज के साथ राब्ते में थे, आजकल वो शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में है। बुनियादी तौर पर ये एक नूरा कुश्ती है। आज भी मुझे इस बात का यकीन है कि ये दोनों जमातें, इस नूरा कुश्ती में डील का क्या किरदार है, ये बताएं ना नदीम साहब, डील का क्या किरदार है इसमें? ये जवाब तो ये देंगे ना नून लीग की डील का, मैं तो नहीं बता सकता। अब ये दोनों जमातें NRO में बड़ी सीख, वो तो कह रहे हैं कोई डील नहीं हुई, वो तो कह रहे हैं कोई डील नहीं हुई। अब आप मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। जी जी। जब ये NRO के नाम पे बड़े सीख होते हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ से जो तारीखी NRO लिया उसके बेनिफिशियरी दोनों जमाते हैं। अच्छा, अभी नजीर लगारी साहब ने बड़ा एक तज्जिया किया कि जी चीनी के स्कैम में बहुत सारे लोग मुलविस थे, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब को उस पर बकौल इनके काबू कर लिया गया। ऐसा नहीं है। पंजाब की 24 शुगर मिल्स के खिलाफ शोकाज भी हुए, उनके खिलाफ FIR भी हुई और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन भी आए। फर्क सिर्फ ये है कि जहांगीर खान तरीन एक बड़ा पॉलिटिकल नाम है, आपके मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, डिस्कशन हुई। अब हमारे लिए तो ये बड़ा एक हैरानकुन बात है कि खुसरो बख्तियार को भी कोई नोटिस दिया। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारी ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है जो अपने मौजूद लोगों के खिलाफ भी अगर कोई चीज सामने आती है तो ना सिर्फ उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, बल्कि बहुत सारे गुजरान ने अपनी ओहदों से रिजाइन भी किया। वो क्लियर होकर दोबारा आए होंगे, लेकिन अपनी सीट्स पर बैठकर उन्होंने वो इंक्वायरी नहीं भुगताई। जहां तक लगारी साहब के इस सवाल का ताल्लुक है, वो तमाम लोग जिनके हवाले से प्रूफ मौजूद है, जिनके हवाले से इन्वेस्टिगेशंस में, रिकॉर्ड में, डाटा में कुछ ना कुछ सबूत मौजूद है, कोई शख्स नहीं बचेगा, मैं हूं या कोई भी शख्स हो। सर 3 साल से यही कह रहे हैं आप लोग, हेलीकॉप्टर केस का क्या हुआ, मालम जब्बा केस का क्या हुआ, शिव शुगर इंक्वायरी, गंदम इंक्वायरी, इस तरह से बहुत सारी इंक्वायरीज हैं, वो शुरू तो हुई, वो कहाँ पहुंची है तो आप ही बताएंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, एक तो ये बड़े बड़े मकबूल नारे हैं, मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस। बीबी यहाँ तो लोगों ने पाकिस्तान के तैयारे बेच दिए थे, चीफ एग्जेक्टिव बने थे PIA के, उन्होंने एक पाकिस्तान का प्लेन ही दे दिया था किसी को, लोग नहीं पूछते। और ये सारे जो ये इंक्वायरी है, उनको भी आप ही पूछ रहे हैं ना, उनको भी तो आपने पूछने का कहा है ना, क्योंकि उनको भी हम ही पूछेंगे। देखिए हुकूमतों के पास कोई इख्तियार नहीं होता, पाकिस्तान में इदारे आजाद हैं।
अगर नैब का एलिगेशन कर रही है किसी शख्स के खिलाफ, लेकिन पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब को नैब ने बुलाया, मरियम नवाज को बुलाया, हुजूम के साथ गई है। पंजाब में अभी चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के केस से न्यूज आई, गवर्नमेंट। चलें सर मेरे सवाल पे आ जाएं सर, डील वाले सवाल पे आ जाएं। देखिए मैं तो एक बात का कायल हूं, जिन्होंने जो डील के नाम से चिढ़ते हैं, डील भी शायद वही करते हो। हमारा तो एक मोटो है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया को कानून का पाबंद होना पड़ेगा। पाकिस्तान में वो ताकतवर लोग जो इक़्तिदार की मियां साहब डील करके गए थे बाहर। देखिए आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देंगे, बात समझा नहीं सकूंगा सर। मैं जवाब निकलवाना चाह रही हूँ। मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ, मैं कोई इस तरह की किसी बात का ना मेरे पास कोई सबूत है, ना मैं ये कहूंगा कि कोई डील हुई है। मैं तो बिलावल साहब से पूछूंगा कि वो एक तरफ तो फरमाते थे कि जी जो शहबाज शरीफ कहेंगे मैं वो करूंगा, ठीक है, उनके लिए बेहतर है कि वो टेलीफोन कॉल करे या शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सही है, ये भी सवाल करेगी, कौम भी सवाल करेगी और बिलावल साहब भी सवाल करे। ठीक है सिद्दीक साहब, आप मेरे सवाल को ना घुमाइएगा नदीम कुरैशी साहब की तरह। ये डील के सवाल को घुमाते रहे गोल गोल। डायरेक्ट जवाब दे मुझे, किसने किससे डील की है? हमने किसी से डील नहीं की। क्यों डील करें? मैं फिर अर्ज करूंगा, अगर नवाज शरीफ डील करते तो हुकूमत से बाहर ही ना होते। अगर हम आइन और जमहूरियत की बात न करते और लोगों को एक्सटेंशनें देते खुद अपने दौर में, तो कोई मसला नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं एक्सटेंशन दी बतौर वज़ीर आज़म। फिर उसके अलावा आप देख लीजिएगा कि उन्होंने अमेरिका की बात भी ना मानी। 5 टेलीफोन आए कि धमाके ना करो, नवाज शरीफ साहब ने नहीं मानी और धमाके कर दिए। जो मानते रहे वो आज बैठे हुए हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब की सूरत में बाहर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट भी थे और जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपना काला धन सफ़ेद कराया। मेरी मुराद इमरान खान साहब से है जो इकरारी मुजरिम है, उन्होंने अपना काला धन सफ़ेद कराया। सुमैया, एक तो बात होती है ना कि इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे पास काला पैसा है, अदालत गया, उधर गया, उधर गया। उन्होंने खुद कहा कि मेरा ये काला धन है, सफ़ेद करवा। तो इकरारी मुजरिम है भाई इमरान खान, उनकी बहन इकरारी मुजरिम है। 62 अरब रुपया उन्होंने 2017 में काला धन सफ़ेद कराया। ये दूसरों को कहते हैं, कमाल बात है। अब सवाल कीजिए मजीद। नहीं तो ये काला धन सफ़ेद कराया तो क्या सिर्फ इमरान खान ने और उनकी बहन ने कराया, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ? ये क्या पहली दफ़ा हुआ? और दूसरी बात ये कि अगर डील नहीं हुई है तो मियां साहब वापस क्यों नहीं आते हैं और कब आएंगे वापस? मियां साहब का जाना काबीना ने मंजूरी दी इमरान खान की सदारत में, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में गए। मेहरबानी करके वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। चलें, आप ही कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे गए, कोई डील नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई तासुर देना वो गलत बात है। पॉइंट टेकन। मुझे ब्रेक लेने लगा। साहब, ये तासुर क्यों दिए जाते हैं? ये डील की बातें क्यों की जाती हैं? आपके ख्याल में क्या वजूहात क्या होती हैं इसके पीछे? ये खामखा करते हैं लोग। डील कौन करता है? जब मियां नवाज शरीफ साहब को सिंध हाई कोर्ट ने संगीन सज़ा सुनाई थी और वो अभी जेल में ही थे, तो पता चला कि वो जो है रवाना हो गए। हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, हमारे कुकीक हैं जनाब आमिर ज़ियाद साहब, उनके घर के सामने ये वाक़या हुआ था कि जिस तरह से सामान ट्रकों में लदा गया, जिस तरह से वो यहाँ से रवाना हुए थे जनाब नवाज शरीफ साहब, तो डील के बगैर ही रवाना हुए थे। जब सऊदी अरब पहुँचे तो कौन सी डील हुई थी? वो तो ऐसे ही चले गए थे। यहाँ भी अभी यही हुआ। ये हुकूमत अलग कहती रही और PMLN भी कहती है हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हमने सिर्फ एक चीज़ ने उन्हें रजामंद किया, वो थे मोहतरमा शिरीन मज़ारी के आंसू, जिनकी वजह से वज़ीर आज़म मजबूर हो गए। मतलब असल डील का मरकज़ जो था वो आंसू थे शिरीन मज़ारी के, जिन्होंने जो है उनके लिए रास्ता हमवार किया। औरत के आंसू में बड़ी ताकत होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकुल फारूक साहब, नज़ीर लगारी साहब, नदीम कुरैशी साहब, रात के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क में पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ती हैं, कैसे कम होती हैं, इसके पीछे क्या मामलात होते हैं, इस पर हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। हम बात करेंगे तेल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। हर 15 दिन बाद जो तेल की कीमतें हैं मुल्क में उसको रिवाइज़ किया जाता है। कहा जाता है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसीलिए तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आज की खबर कुछ इस तरह से है नाज़रीन कि ओपेक के दरमियान जो तेल की आलमी तलब को पूरा करने के लिए जो सप्लाई बढ़ाई जाती है उसके मनसूबे पर तेल पैदा करने वाले ममालिक के दरमियान जो झगड़ा हुआ और उसके बाद जो तेल की कीमतें थीं जो कि ऊपर जा रही थी वो 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने के बाद एक बार फिर गिर गई हैं। और पीर को ओपेक की तेल की पैदावार करने वाले दीगर ममालिक का इजलास जो था वो मुअत्तल हो गया है और अब ये तेल की जो कीमतें हैं वो गिर चुकी हैं। ओपेक के साथ रूस और तेल पैदा करने वाले दीगर ममालिक के वुज़रा और तवानाई के दरमियान पीर को होने वाले मुज़ाकरात होने थे जो कि मुअत्तल हो गए और तेल पैदा करने वाले जो बड़े ममालिक हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए उनको ख़त्म नहीं किया जा सका। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं, हर 15 दिन बाद उनकी कीमतों को रिवाइज़ किया जाता है और यही सूरत हाल चलती है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद उसका असर तमाम चीज़ों में पड़ता है और महंगाई भी एकदम से हम देखते हैं कि बढ़ जाती है। उसकी वजूहात क्या होती हैं इसी पर हम बात करेंगे। तर्जुमान ओगरा हमारे साथ हैं इमरान गजनवी साहब। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनका तयन कैसे किया जाता है? पाकिस्तान में पहले तो हर माह की आखिर में ये देखा जाता था कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट्स हैं, तो उसके बाद ये एवरेज प्राइस ली जाती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अब हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस का तयन किया जाता है। तो जैसे पहली से लेके 15 तक की जो प्राइसेस होती है इंटरनेशनल मार्केट में उसको देखा जाता है और उसका एवरेज लेके कॉस्ट डिटरमिन की जाती है और वो अगले 15 दिन पे लागू कर दी जाती है। तो ये है बेसिकली एक सिंपल आम फहम समझाने के लिए कि इस तरह पेट्रोलियम की प्राइसिंग होती है। अब हर 15 दिन के बाद होती है। तो अगर पहली से 15 तक की प्राइसिंग ली है तो 16 को वो प्राइस इम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर आलमी मंडी की बात की जाती है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर उसका यहाँ पे भी असर होता है, इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम या ज़्यादा होती हैं तो उसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये आप बात कर रही हैं तारीख की, पुरानी बात कर रही हैं जब पावर था और जब बहुत उस वक्त थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट था। उस वक्त जो जिस प्राइस पे परचेज की जाती थी यूएसओ परचेज करता था उस प्राइस का एक एवरेज लिया जाता था, तो वो अब चेंज हो चुका है। इस वक्त हम आज की बात करते हैं या हम पिछले कुछ अर्से से बात करते हैं। ये 15 दिन की जब प्राइसिंग हुई तो उसमें अब हम फेडरल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया हुआ है, ईसीसी का डिसीजन है कि 15 दिन की प्राइस जो इंटरनेशनल प्राइस है गल्फ रीजन की वो लेते हैं। प्लैट्स की प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस है, प्लैट्स पे आती हैं, वहाँ से ये प्राइसेस लेते हैं और 15 दिन की प्राइस की एवरेज निकालते हैं और उस प्राइस को फिर अगले 15 दिन पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं एवरेज प्राइस को। अगर मार्केट में लेट से एवरेज प्राइस कम हो रही है तो आपकी कीमतें कम होगी, अगर एवरेज प्राइस ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा होगी। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये प्राइस आ जाती है तो उसके बाद अगला काम होता है गवर्नमेंट के टैक्सेस का, जिसमें सेल्स टैक्स है और पेट्रोलियम लेवी है। तो सेल्स टैक्स तो इस पे 17% है, लेकिन जो पेट्रोलियम लेवी है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी कितनी होनी चाहिए। जैसे कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही होती हैं तो उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाती है और अगर ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही होती हैं तो पेट्रोलियम लेवी कम कर दी जाती है। और इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रॉक बॉटम द लोएस्ट लेवल ऑफ पेट्रोलियम लेवी जो है वो इस वक्त लागू है आपकी ऑयल प्राइसेस पे। अदरवाइज तो अगर फुल लोडिंग पेट्रोलियम प्राइसेस होती तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस को 25 से 30 रुपए बढ़नी चाहिए थी। तो ये आई थिंक गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि आम आदमी पे इतना बोझ नहीं डालना, बल्कि इस वक्त तो गुड लक फॉर द कॉमन पीपल कि बिल्कुल ही पेट्रोलियम लेवी एक रॉक बॉटम के ऊपर है।
चले अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट का इख्तियार है 17% GST को आज की खबर है कि 16.40 कर दिया गया है। अच्छा हम ये देखते हैं कि जब तक सिफारिश नहीं की जाती है तो ज़ाहिर हुकूमत भी कीमतें कम नहीं करती। अब तक हमने देखा कि ओगरा हमेशा ये सिफारिश करती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएं, लेकिन कभी कुछ ऐसी समरी नहीं आती है कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाएं। ये सिफारिश क्यों नहीं की जाती ओगरा की जानिब से? ऑफ कोर्स देखिए हम तो एक प्राइस कंप्यूट करते हैं, एक मैकेनिकल काम होता है, एक सेट फार्मूले के साथ काम करते हैं। जब प्राइस कम हो रही होती है तो ऑब्वियसली कम होती है, रिकमेंड करते हैं कि ये प्राइस होनी चाहिए। और गवर्नमेंट हमारी प्राइस को कभी भी रिजेक्ट नहीं करते। हाँ वो क्या करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं पेट्रोलियम लेवी को, वो कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। तो अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा थी तो ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, गवर्नमेंट ने तो फिर अपने ऊपर हिट ली, इसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी काम किया उन्होंने। अच्छा ये जो तेल का मसनूई बहरान हम देखते हैं, अभी पिछले दिनों भी यही हुआ कि वो टैंकर माफिया ने हड़ताल कर दी और ये कहा कि हम तेल सप्लाई नहीं करेंगे, उनके कुछ मुतालबात थे, फिर ज़ाहिर हुकूमत उनसे डील की। क्या ये तेल का मसनूई बहरान पैदा किया जा सकता है? मसनूई बहरान अगर जो पैदा करेगा फिर उसके ऊपर जो भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके ऊपर एक्शन लेती हैं और द कल्प्रिट्स आर टेकन टू टास्क। तो सर फिर क्या एक्शन लिया गया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हड़ताल की? कुछ टैंकर थे जिन्होंने कहा कि हम अब तेल सप्लाई नहीं करेंगे। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है जो लोग इस तरह से करते हैं बहरान पैदा या मसनूई बहरान पैदा? टैंकर्स हमारे हम रेगुलेट नहीं करते, टैंकर्स हमारे इख्तियार में नहीं है। हम तो OMCs हैं जिनको हम लाइसेंस देते हैं, वो हमारे लाइसेंसीज हैं टैंकर्स। और ये जो बाकी ट्रांसपोर्टर्स हैं आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा उनके साथ डील किया और मामला सेटल कर दिया। हमसे उनको कोई इशू नहीं था और उनके अपने वो टैक्सेस के इश्यूज थे, वो फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छी तरीके से रिजॉल्व किया। बहुत सारे काम वी आर रेगुलेटर, तो हमने तो जो हमारी OMCs हैं, जो हमारे रेगुलेटरीज हैं, अगर वो लाइसेंसिंग कंडीशंस को वॉयलेट करते हैं तो हम कानून के मुताबिक उन पर एक्शन लेते हैं। हमने बहुत फाइन्स किए हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको डिटेल्स भिजवा देते हैं, हमारी वेबसाइट पर बड़ी सारी फाइन्स की डिटेल। चलें, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान ओगरा इमरान गजनफी मौजूद थे और उन्होंने हमें तमाम तर तफसीलात से भी आगाह किया कि क्या वजूहात होती हैं और किस तरह से प्राइजेस को रेगुलेट किया जाता है। अच्छा जब बजट आया हुकूमत का तो सबसे जो अहम एक हाईलाइट थी वो ये थी कि हुकूमत ने जो छोटी गाड़ियां हैं जिसमें 660 सीसी गाड़ी है उसमें जो है वो टैक्सेस में कमी कर दी है, उनकी कीमतों में कमी कर दी। और अब ये इसका इतलाक़ भी हो गया कि हुकूमत ने जो गाड़ियों की कीमतें थी उनमें कमी की और जो 660 सीसी की गाड़ी थी उसमें 1,05,000 और 1000 सीसी गाड़ी 1,42,000 रुपये सस्ती हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टैक्स और ड्यूटी में कमी के बावजूद जो इसके असरात थे वो अभी तक आम आदमी तक नहीं पहुँचे हैं। जो कार बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो अभी तक कीमतें कम करने में ताख़ीर कर रही हैं। इसकी क्या वजह है, इसी पर बात करेंगे। HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, हमने इसको डिस्कस भी किया बजट आने से पहले, बजट आने के बाद कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो शख्स जो गाड़ी रखना चाहता है लेकिन उसकी इतनी इस्ताद नहीं है गाड़ी रखे, वो भी रख सकेगा, लेकिन अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट ना हो, एक आम आदमी तक ना पहुँचे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्या वजह है, इसमें क्यों ताख़ीर हो रही है आपके ख्याल में? देखिए इसमें जो ये लोकल असेंबलर माफिया है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग। हालांकि गाड़ियों के प्राइस कम नहीं हुए, आपने और हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हुकूमत ने अपने टैक्सेस कम किए हैं। अब आप ये देखें कि डॉलर जो है वो 170 से छूकर 153-54 पर आ गया, लेकिन इन्होंने प्राइसेस कम किए। लेकिन पिछले 2 साल में इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए कीमतें बढ़ाई, ये कहकर कि जी डॉलर ऊपर चला गया। अच्छा अब गवर्नमेंट ने जब टैक्सेस कम कर दिए हैं तो इनका फर्ज था कि 1 जुलाई को ये नए प्राइसेस निकालने थे। उसमें भी ये ताखिर से काम ले रहे हैं कि शायद इनके दिमाग में ये है कि शायद हम जो है ये प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए हैं वो पास ऑन ना कर सके पब्लिक को। लेकिन ये सारा क्यों हो रहा है, उसकी एक ही वजह है कि इन्हें कोई सेहतमंद कंपटीशन नहीं मिल रहा। एक अखाड़े के अंदर यही लोग उतरे हुए हैं, अपनी मनमानी यही कर रहे हैं, चाहे वो नया प्लेयर हो चाहे पुराना प्लेयर हो। ये जब तक आप इन्हें एक सेहतमंद कंपटीशन
नहीं देंगे, ये बात नहीं आएंगे। तो इनकी मनमानी रोकने के लिए हुकूमत को क्या करना होगा शहजाद साहब? देखें, इसमें कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। पहले तो देखें, हुकूमत से बड़ा इस मुल्क में कोई नहीं है। हुकूमत को अपनी बात को मनवाना चाहिए कि ये ताखीर से क्यों ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, इस वक्त हमारे मुल्क की जो जरूरत है वो सालाना 10 लाख गाड़ियां हैं। ये लोकल असेंबलर जो है वो सालाना 1,70,000 गाड़ियां असेंबल कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, इस बात को आप जहन में रखिए। ये CKD SKD असेंबली इंपोर्ट कर दुनिया की महंगी तरीन असेंबल्ड शुदा गाड़ी पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। और मैंने जैसे कि कहा कि गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम करके ये जो फायदा अवाम को पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी इसमें भी ये ताखिर कर रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हुकूमत जो है वो अपनी रीट कायम करे और इनको मजबूर करे कि ये प्राइसेस जो है कम करें। नंबर 2, मेरी हुकूमत से अपील है वजीर आजम साहब से और वजीर खजाना साहब से कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दें ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। अच्छा, यही तो बात है ना सारी कि हुकूमत एक चीज़ कर देती है, लेकिन ज़ाहिर है जो ये लोग होते हैं, आपने खुद कहा कि ये माफियाज हैं, ये नहीं करते हैं, ये अपनी मनमानी चलाते हैं। और वो 9 लाख की गाड़ी पे 10 लाख उसकी कीमत वहीं की वहीं खड़ी हुई है, ना कीमतें कम हो रही होती हैं, ना टैक्सेस में कमी हो रही होती है। अच्छा, ये अगर नहीं करते हैं और ताक़ीद करते रहते हैं और कीमतें वहीं की वहीं रहती हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है? देखें, एक्शन लेना हुकूमत का काम है। मौजूदा हुकूमत बहुत सारे लोगों का इंतजाम कर रही है, इनके खिलाफ भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। पहले तो एक बात आप समझ लें कि हम असेंबल्ड शुदा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, वो गाड़ियां हम अपने मुल्क के अंदर सब स्टैंडर्ड गाड़ियां, हमारा स्टैंडर्ड जो है रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, गाड़ी की क्वालिटी हमारी 0 है। हम कोई एक्सपोर्ट नहीं करते। हम दुनिया की 19 मुल्कों से CKD SKD असेंबली इंपोर्ट कर वो भी सब क्वालिटी की CKD SKD इंपोर्ट कर जोड़कर हम लोगों को देते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। क्या प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये तो कभी कारखाने लगाने पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? हम असेंबल कब तक करते रहेंगे शहजाद साहब? 40 साल सुजुकी को हो गए, 30-32 साल टोयोटा को हो गए। अच्छा, आज हमारे जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर है वो ये कह रहे थे कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोकल असेंबलर को पाबंद करें कि मुल्क में गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट करें। भाई 40 साल में तो ये हमारा खून पी चुके हैं। 30-32 साल टोयोटा होंडा ने हमारा खून पिया है। अब इनसे आप क्या तवक्को करते हैं? हमारे मुल्क की जरूरत पूरा नहीं कर रहे, हमारे लोगों की क़ुव्वत खरीद में ये गाड़ियां नहीं है। इसका एक ही हल है कि मैं तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोगों से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, वजीर खजाना साहब से अपील करता हूं कि इतना अरसा आपने इनको दिया है, 1 साल आप हमें देखकर देखें। अगर हमने इनके प्राइसेस कम ना करा दिए, हमने इनकी जो ब्लैक मार्केट है वो खत्म ना करा दी, तो आप हमें कहेंगे कि जनाब हम आपने भी वही काम किया है जो ये लोकल असेंबलर कर रहे हैं। मेरी है कि जब तक इनको कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, जब तक ये बात नहीं आएंगे, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमारे पास जितने भी प्लांट है वो असेंबलिंग प्लांट्स हैं। हम जब तक इस पर तवज्जो नहीं देंगे ये माफिया ऐसी सरगर्म रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना वायरस की। हम देख रहे हैं जिस तरह डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना की नई इक़साम जो हैं वो सामने आई हैं, वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लग भी रही है, उसके बावजूद जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर नहीं है। एक बार फिर हम 3% पे खड़े हुए हैं, शरह 3% पे पहुँच गई है। जैसे ही नरमी की जाती है शरह बढ़ने लगती है। ये सूरत हाल किस तरह काबू में आएगी, नई इक़साम से लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इन तमाम तरह सूरत हाल हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन हैं PM टास्क फोर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और जिस तरह डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि नई इक़साम आई हैं जिसमें अल्फ़ा और डेटा कुछ इस तरह की इक़साम है, आप ज़रा वजाहत कीजिएगा, मुझे उनके नाम नहीं पता। तो ये जो नई नई इक़साम दरियाफ्त हो रही हैं, हम समझते हैं हम कोरोना को शिकस्त देने के करीब पहुँच गए हैं, वैक्सीन भी लग रही है, हमने महफूज कर लिया अपने आप को, लेकिन नई नई इक़साम सामने आ जाती हैं। अब इनके लिए हम क्या करें? जी शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि ये मुख्तलिफ जो म्यूटेशंस हो रही हैं, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इसके स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर
सबसे पहले तो चाइनीज वायरस था जो फैला, जहां से शुरू हुआ, जो कोविड-19 कहलाता था। उसके बाद जो यूके का वेरिएंट आया जिसको B117 कहलाया गया, जिसको अल्फा वेरिएंट कहा गया। उसके बाद साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया जो बीटा वेरिएंट था। अच्छा। जो था वो गामा वेरिएंट ब्राजील का आया, और फिर डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस जो है बरतानिया के जो वेरिएंट्स आए हैं। तो ये इंडिया के जो वेरिएंट्स आए हैं, भारत के जो वेरिएंट्स आए हैं, डेल्टा और डेल्टा प्लस। तो ये जो है ये सबसे ख़तरनाक है। जो आखिरी जो मैं कह रहा हूँ, डेल्टा वेरिएंट ये दिल्ली में पाया गया था और फिर पूरे भारत में फैला, और फिर बरतानिया में भी फैला, दूसरी जगह फैला, और अब तकरीबन 90 ममालिक में फैल चुका है ये डेल्टा वेरिएंट। ये भारत का जो ओरिजिन है जिसका, और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो इसी का एक तो और सर है। ये डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसको आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और वैक्सीन जो हमें लग रही है फ़िलहाल ज़ाहिर साइनोवैक, साइनोफॉर्म, ज़्यादातर जो हमारी लोग हैं उनको वही वैक्सीन लगी है, वो इन वेरिएंट के ख़िलाफ़ कितनी मौसर है? ये जो है एक हद तक प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन शदीद बीमारी से तो किसी हद तक प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन उतनी प्रोटेक्शन नहीं है इनमें जितनी चाइनीज़ ओरिजिनल वेरिएंट था उसके खिलाफ, क्योंकि ये डेवलप हुई थी पुराने वाले वेरिएंट के खिलाफ, और जो नई म्यूटेशन जो आई हैं उनके खिलाफ, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो एक हद तक प्रोटेक्शन देती हैं, लेकिन ये कि इनके खिलाफ वैक्सीन एक्चुअली डेवलप नहीं की गई, तो इस वजह से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसका डेटा नहीं है कि किस हद तक ये प्रोटेक्ट करेंगी। इसी वजह से मगरिब में अब कॉम्बिनेशन ट्राई किया जा रहा है कि फाइजर और मॉडर्ना का। सर ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि वक्त की कमी है, कि क्या उसको हम लगवा सकते हैं इस तरह कि एक वैक्सीन अगर आपको साइनोवैक की लगी हुई है और उसके बाद अगर आप लगवाना चाहें एस्ट्राजेनेका या फिर मॉडर्ना या फिर फाइजर, तो क्या कॉम्बिनेशन में वैक्सीन लग सकती है? सेहत को तो कोई मसला नहीं होगा? जी बिल्कुल, आप कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, और इससे बस जब दूसरी वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें रिएक्शन कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन फिर भी रहती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन बेहतर होती है, ये पाया गया है जो अभी तक जो वैक्सीन। लेकिन सारी वैक्सीन की कॉम्बिनेशन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक को मिक्स करके लगाया जा सकता है। कुछ के बारे में डेटा आ गया है कि उनको लगाया जा सकता है, लेकिन ये जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, और ये जो है ये चौथी वेव आ रही है, फिर पांचवी, फिर छठी, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने आप को दूर रखें। और तो ये प्रॉब्लम ये जो है वो ये आ रही है, कई लोग जो वैक्सीन करा चुके हैं फिर उनको पता चलता है कि कई ममालिक वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसमें अरब ममालिक हैं वो चाइनीज़ वैक्सीन नहीं मान रहे, एस्ट्राजेनेका लगवानी है, फाइजर लगवानी है, वो लगवा चुके हैं। अब वो क्या करें, क्या दोबारा वैक्सीन कराएं? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि अब ज़ाहिर है ये जो सूरत हाल आपने कहा चौथी आई, फिर पाँचवीं, फिर छठी, तो हम कब निकलेंगे इससे? निकलने के चांसेस क्या हैं? कितना अरसा हमें लगेगा इस कोरोना वायरस को शिकस्त देने में? और एक और सवाल मैं इसलिए करूँ कि वक्त की कमी है कि असद उमर साहब कहते हैं कि आप दोबारा से हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, तो क्या वाकई सूरत हाल ऐसी है? जी, सबसे पहले तो आप दूसरी वैक्सीन लगा सकती हैं, अगर ट्रैवल करना है तो दूसरी वैक्सीन लगा सकती हैं। दूसरे ये कब निकलेंगे, अब आपको इसके साथ जिंदा रहना सीखना पड़ेगा। फ्लू देखिए कितने अरसे से है फ्लू, और आज तक मौजूद है। वैक्सीन आती हैं लेकिन वो बेकार हो जाती हैं। शुरू में बहुत से ममालिक में सर्दियों में लगा लेते हैं, लेकिन आपको जब तक कि ये पूरी दुनिया में दब नहीं जाता और जब तक ये रहता है बड़ी तादाद के अंदर, तो इसकी म्यूटेशन आती है। जैसे कि ये भारत में डेवलप हुआ, अब पाकिस्तान पाया गया, अभी तो बहुत कम है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि तेज़ी से वापस उभरने लगा है, और मुझे यही अंदाज़ा है कि ज़्यादातर जो फैल रहा है वो उसमें काफ़ी हद तक ये डेल्टा वेरिएंट होगा जो भारत में पाया गया था, और शुरू में बहुत कम था, 1% से भी कम था, लेकिन अब वो हर हफ्ते आप देखेंगे कि ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो है ये सिलसिला ये जारी रहेगा जब तक कि दुनिया के अंदर नहीं दब जाए। और ये जो कह रहे हैं असद उमर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको हो सकता है दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े अगर ये सूरत हाल बेकाबू होती नज़र आए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है जब तक कि दुनिया भर में ये कंट्रोल ना हो जाए। अगर आप एक मुल्क में कंट्रोल कर लेंगी, दूसरे ममालिक में नहीं कंट्रोल होगा, तो ये दोबारा घड़ी घड़ी ये दाखिल होगा और घड़ी घड़ी ये फिर फैलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप WHO ने वैक्सीन अप्रूव की,
लेकिन उन्हीं वैक्सीन को पॉलिटिसाइज कर दिया गया। कोई बॉर्डर कोई वैक्सीन मांग रहा है, कोई बॉर्डर कोई वैक्सीन मांग रहा है। लोग बड़े परेशान हो गए हैं। पाकवेक जो कि पाकिस्तान ने तैयार की, अब ज़ाहिर वो भी लोगों को लगेगी सिंगल डोज, एक तो उसका क्या हुआ, और फिर अगर ये सब सूरत हाल होगी तो लोग तो बहुत परेशानी का शिकार हो गए हैं कि अपनी पसंदीदा वैक्सीन कैसे लगवाएं। पाकिस्तान में कोई वैक्सीन हमने बेसिक मैन्युफैक्चर नहीं किया, बाहर से मंगाई है। अच्छा। उसमें खाली हम बोतलों में भर रहे हैं डाइल्यूट करके। तो ये कहना कि हमने यहाँ वैक्सीन बना ली है, ये सही नहीं है। अच्छा। हमने यहाँ वैक्सीन को यकीनन बाहर से कॉन्सेंट्रेट मंगाया है और उसको यहाँ डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसमें पानी मिलाकर और उसको बोतलों में भर रहे हैं। उससे वो भी अच्छा कदम है, लेकिन यहाँ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी। और अपनी पसंदीदा की बात तो आप छोड़ ही दें, जो भी वैक्सीन मिल रही है अल्लाह का शुक्र करके आप लगाएं। ये ना सोचेंगे ये लगाएंगे या वो लगाएंगे, क्योंकि सब वैक्सीन मुफ्त नहीं सर, पसंद की बात नहीं है, बॉर्डर की पसंद की बात है कि बॉर्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अगर आपने ये उनकी पसंदीदा वैक्सीन या वो जो मांग रहे हैं वो वैक्सीन नहीं लगाई तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। वो उन लोगों के लिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ जो परेशान फिर रहे हैं और उनको उनकी वैक्सीन नहीं मिल रही है। WHO ने अप्रूव की है लेकिन वैक्सीन बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये हुकूमती सतह के ऊपर ये मामला उठाया गया है और मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत चल रही है कि जो वैक्सीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव कर ली हैं, कोई वजह नहीं कि कोई मुल्क उसको एक्सेप्ट ना करे। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू शनीद हुकूमती लेवल पे चल रही है और मुझे उम्मीद है कि ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत से जो है कमर्शियल इंटरेस्ट बीच में आ गए हैं। लोग चाह रहे हैं कि हमारे ममालिक की वैक्सीन दुनिया में बिके और उसको फिर एक जो कमर्शियल रंग दे दिया गया है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो भी वैक्सीन इस वक्त WHO से अप्रूव हैं वो सारी की सारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। इनमें ये कि एस्ट्राजेनेका लगाएं या फाइजर लगाएं वरना आपको इजाज़त नहीं देंगे, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है इस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो डॉक्टर साहब आखिर में बस ये सवाल कि पूरी दुनिया में हमने देखा कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुई तो उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया और US में भी हमने देखा, UK में भी हमने देखा, लेकिन अभी भी हम इस तरह की बातें सुन रहे हैं। ज़ाहिर हुकूमती जो तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं, हुकूमत का ये कहना है कि एक बार फिर हम लॉकडाउन पर जा सकते हैं। क्या अभी भी हमें लॉकडाउन की पॉलिसी अपनानी होगी? बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि अगर आपका वेरिएंट फैलना शुरू हो जाता है और बरतानिया में भी बल्कि ये ख़तरा है, वहाँ भी पे दोबारा ये फैल रहा है तेज़ी से बरतानिया के अंदर। और हालांकि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और आसानियाँ कर दी है लोगों की मिलने मिलाने की, लेकिन जिस अंदाज से ये फैल रहा है बरतानिया में भी लॉकडाउन हो सकता है और पाकिस्तान में भी हो सकता है लॉकडाउन। हमारे यहाँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सिचुएशन है दूसरे ममालिक के मुकाबले में, लेकिन इंशाल्लाह इसको कोशिश करनी है जब तक, ख़ासतौर पे बकरा ईद पर सब लोगों को बहुत एहतियात करनी है कि गले नहीं मिलना, दूर से मिलना है, SOPs बरकरार रखनी है, मास्क पहनना है, वरना ये बहुत दोबारा ख़तरनाक तरीके से फैल सकता है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है डॉक्टर अताउर रहमान साहब आखिर में, और ये बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर एक त्यौहार है, त्यौहार खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, खुशी मनाने का तरीक़ेकार होता है, लेकिन हमें पेंडेमिक में इस सूरत हाल को देखना है, मास्क लगाना है। खासकर मंडी में जब जानवर ख़रीदने जाएँ तो मास्क ज़रूर लगाइए। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।